दोस्तों 21 मार्च देर रात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों ऐसा पहली बार होता है भारत के इतिहास में जब किसी पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये गिरफ्तार करने वाली जो एजेंसी है इसे कहते हैं ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय। दोस्तों इस ईडी के पास जितने भी मामले होते हैं अगर आप उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सभी के सभी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होते हैं। आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस से शुरू होने वाली ये एजेंसी आज सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है? तो कैसे बनी ये ईडी, क्या काम करती है ईडी और क्या क्या ताकत है इसके पास, आज जानेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से वीडियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ऐसा तो मैं हर बार कहता हूं, लेकिन आप जो करेंगे वो आप अपनी मर्जी से ही करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, अगर कुछ समझ में आ जाए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का राज हुआ करता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे ही लोग सरकार में बैठ गए। उस समय पर विदेश में बैठे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों के खिलाफ जांच करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसे हम कहते हैं फेरा। फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे 1947 में लागू किया गया था। फिर साल 1956 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो उन्होंने ये तय किया कि हम एक नई एजेंसी बनाएंगे और उसका नाम रखा एनफोर्समेंट यूनिट। फिर 1957 में इसे काम करने के लिए जमीन पर उतार दिया और दिल्ली में इनके लिए एक ऑफिस भी खोल दिया गया। वहां सरकार के ही किसी बड़े अधिकारी को इस डिपार्टमेंट की यानी इस एजेंसी की कमान संभाल दी गई। वो वहां पर डायरेक्टर बन गए। कुछ समय बाद आरबीआई ने एक और अधिकारी को उसी डायरेक्टर का असिस्टेंट बनाकर वहां भेज दिया। साथ ही 3 पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी इस एजेंसी से जोड़ा ताकि ये निष्पक्ष जांच कर सके और बिना दबाव के जांच कर सके। उस समय ये एजेंसी काम अच्छा कर रही थी तो इसकी 3 जगह ऑफिस खोले गए भारत में। उसमें से पहला है बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, क्योंकि इन 3 जगहों पर ही स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। अब धीरे धीरे इस एजेंसी का नाम भी बदला जाने लगा। इस एनफोर्समेंट यूनिट के नाम को बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, जिसे हम आज ईडी कहते हैं। साल 1960 में इस एजेंसी को आर्थिक मामलों की जगह राजस्व विभाग में दे दिया गया। अब राजस्व विभाग इसकी कमाल संभाल रहा था क्योंकि 1947 वाला फेरा कानून तो रद्द हो चुका था और अब 1973 वाला फेरा कानून आ चुका था। उसके हिसाब से ही अब ये ईडी काम कर रही थी। उस समय भी इस एजेंसी ने बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई की, जैसे कि महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवाई दिनकरन, हेमा मालिनी, विजय माल्या जैसे और भी कई बड़े लोग थे जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की। उस समय तक दोस्तों इस एजेंसी के पास ऐसी पावर थी कि बिना कोर्ट के वारंट के ही ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। साथ ही ये किसी भी ऑफिस में जाकर पूछताछ या छानबीन कर सकती थी और इसी पावर की वजह से ईडी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगी। यहाँ के कुछ ऑफिसर लोगों को ज्यादा सताने लगे तो उन लोगों ने सरकार से इसके बारे में 3rd डिग्री टॉर्चर करने जैसी भी बातें कही। फिर साल 2000 में इस फेरा कानून को ही रद्द कर दिया क्योंकि इसको ज्यादा सख्त बताया गया। अब उस फेरा कानून की जगह फेमा कानून लाया गया। तब ईडी को यह पावर दी गई कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। फिर साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पीएमएलए की पावर ईडी को देने की बात कही। फिर साल 2004 में यूपीए की सरकार बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को लागू कर दिया गया और साथ ही ईडी के अंदर आने वाले मामलों को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे अब ईडी और ज्यादा काम करने लगी और इसके पर वर्क फोर्स ज्यादा आ गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ईडी काम किस तरह से करती है। दोस्तों जब किसी थाने में कोई भी व्यक्ति के खिलाफ 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक रुपयों की कमाई वो भी गलत तरीके से की गई हो तो वो थाना इस रिपोर्ट को ईडी के पास सौंप देता है ताकि ईडी इस पर कार्रवाई कर सके। या फिर ये भी हो सकता है कि ईडी पहले से किसी व्यक्ति पर शक कर रही हो और थाने में उसकी रिपोर्ट आई हो तो ईडी थाने में जाकर भी उसकी एफआईआर की कॉपी ले सकती है।
अब जब ईडी को पीएमएलए की पावर मिल गई है, अब ईडी किसी को भी अपने आरोपों की जांच करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, और यहां तक कि अगर उसे डाउट हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी भी सील कर सकती है। दोस्तों, पीएमएलए की पावर मिलने के बाद ईडी में एक चीज और गलत है जो सबको समझनी चाहिए। दोस्तों, इस पावर के हिसाब से ईडी के अधिकारी के सामने कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बयान देता है तो उसे सबूत माना जाता है कोर्ट में। बाकी मामलों में तो कोर्ट इन चीजों को सबूत मानता नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल सबूत चाहिए या फिर लिखित में चाहिए। लेकिन अगर किसी अधिकारी के सामने किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो अधिकारी जो लिख कर देगा कोर्ट उसे ही सबूत मानेगी। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। दोस्तों, वैसे तो ईडी जिन धाराओं में कार्यवाही करती है उनमें कोई भी जमानत मिलने का प्रावधान है ही नहीं, लेकिन अगर कोर्ट चाहे और कोर्ट को लगे कि ये व्यक्ति इनोसेंट है तो उसे जमानत भी मिल सकती है। दोस्तों, ईडी के दर्ज किए मुकदमों के खिलाफ आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब ये जानेंगे कि आखिर क्यों लोग इसे सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा पावरफुल मानती है। तो दोस्तों, सीबीआई के बारे में हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में जब सीबीआई रेड करने या जांच करने के लिए गई तो वहां के नेताओं, लोगों के द्वारा सीबीआई पर हमला किया गया। कुछ कानूनों का प्रावधान बताते हुए सीबीआई को वहां से भगा दिया। साथ ही सीबीआई अगर किसी भी अधिकारी से पूछताछ करती है तो उसे उस विभाग से भी परमिशन लानी होती है। तो ये है कमजोरियां सीबीआई की। अब आपको बताते हैं कि एनआईए किस तरह से काम करती है। दोस्तों, एनआईए एक बड़ी एजेंसी है और बड़े तरीके से और बिना किसी परमिशन के ये पूरे देश में कभी भी किसी भी वक्त अपनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन एनआईए के पीछे का कंडीशन ये है कि ये सिर्फ आतंकी मामलों में ही जांच कर सकती है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकती। बस यही कारण है कि लोग ईडी को सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर मानते हैं। दोस्तों, असल में तो ईडी के पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन पीएमएलए यानी कि केंद्र सरकार में बैठी प्रधानमंत्री की जो पावर इसे मिलती है उसके बाद ये किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है और कर भी रही है। क्योंकि कुछ डाटा ऐसे भी हैं कि जब से ईडी बनी है तब से अब तक 6000 के करीब मामले इसने दर्ज किए हैं, उसी में पूछताछ की है, कईयों को गिरफ्तार किया है, कईयों को हिरासत में रखा है और कई लोगों की प्रॉपर्टी भी सील कर दी है। लेकिन असल में हुआ क्या? क्योंकि 6000 दर्ज मामलों में से कोर्ट ने सिर्फ 24 लोगों को ही सजा सुनाई, यानी कि बाकी लोगों को क्या परेशान करने के लिए ही ये कार्रवाई की गई। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और हमारे देश में हर किसी को स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन जिस हिसाब से हम एजेंसियों का दुरुपयोग हर किसी के मुंह से सुनते हैं तब थोड़ा सा डाउट हमें भी होता है कि हम शायद किसी गलत देश में या शायद किसी गलत नेता को तो नहीं चुन लाए हैं। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो अंत तक देखना, अगर समझ में आए तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर कर बता दें कि असल में ईडी किस तरह से काम करती है और क्यों ये सुर्खियों में रहती है। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोविंद।